नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम शख्सियत। और शख्सियत में आज एक ऐसी हस्ती हमारे साथ मौजूद है जिनका राजनीतिक उदय जेल से हुआ। जेल से यहाँ तक का सफ़र, यानी आपने लोफर फिल्म तो देखी होगी, जिसमें किस तरह नायक जेल में जाता है, फिर चुनाव लड़ता है और अपराधी से नेता बन जाता है। तो ऐसी हस्ती हमारे साथ हैं, अपराधी से बने नेता। तो आइए मुलाकात कीजिए लांजी से पूर्व विधायक किशोर समरीते से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। जेल से आपकी राजनीतिक सफ़र की शुरुआत हुई। जेल में आना जाना लगा रहता है, अभी फिर कुछ दिन पहले आप जेल गए थे, क्या रिश्ता कहलाता है? देखिए, दो तरह के लोग होते हैं जी। एक आपने देखा हुआ जीव होते हैं, एक केचुआ होता है, एक सांप होता है। दोनों में स्पाइनल कार्ड नहीं होती, लेकिन लोग केचुए को टच नहीं करते, सांप को मारते हैं, क्योंकि सांप फुफकारता है, सांप काटता है। तो राजनीति में यही एक सिद्धांत होता है, सबका सबसे आसान काम है चापलूसी करना और सबसे मुश्किल काम है लोगों के हक अधिकार दिलाना। तो जब आप लोगों के हक अधिकार दिलाने के लिए निकलोगे तो आपसे लड़ाइयाँ होगी, मारपीट होगी, आप पे मुकदमे बनेंगे, आप जेल जाएंगे और आपको अपराधी साबित कर दिया जाएगा। आपको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा कि भाई आप तो अपराधी हो। गांधी जी 13 बार जेल गए। जी। गांधी जी की तो आप पे जो चुनाव के दौरान 41 मामले दर्ज थे, वो सब इसी तरह के आंदोलन के थे? सबसे पहला मेरा मामला 309 का आमरण अनशन कोई मामला होता है जी, सर्वाधिक। मैं लांजी में कॉलेज खुलवाने के लिए अनशन किया। मेरे ऊपर 2 बार NSA लगा, 3 बार राज्य सुरक्षा अधिनियम लगा। मेरे ऊपर इस तरह के मामले नहीं है कि मतलब जो एक्सटॉर्शन यानी फिरौती वसूली, अपहरण, डकैती, बलात्कार, ऐसे मामले थोड़ी मेरे ऊपर मामले हैं समाज के लिए लड़ने के मामले, सरकार को चुनौती देने के मामले। तो जिन राज्य सरकारों को, जिन जिला प्रशासन को लगा कि ये आदमी हमारे लिए खतरनाक है, तो मामले अभी मेरे ऊपर लेटेस्ट 20,000 रुपये फिरौती का मामला बना। मैं यहाँ भोपाल में था, मैं ईद से। आपने कहा कि पहले आप पे इस तरह के आरोप नहीं लगे, लेकिन अभी तो लोग कह रहे हैं आपके ब्लैकमेलिंग करते हैं। इसी मामले में आप अभी हाल ही में जेल से छूट कर आए। गाँव में रहते हैं, हम नक्सली इफेक्टेड इलाकों में रहते हैं। नक्सली इफेक्टेड इलाकों में आदिवासियों की बात करना, जानते हो, नक्सलियों का समर्थन करना माना जाता है जी, क्योंकि नक्सलवाद अत्यधिक गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से पैदा हुआ है। तो वहाँ जहाँ भी इस तरह की बात करो, बोले नक्सली समर्थक है। किसी अधिकारी ने वहाँ पे, आपको पता है वहाँ निर्माण कार्य होते नहीं, सरकारी धन का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग है। अपने आवाज़ उठाई, बोले ब्लैकमेलर है, पैसा मांगता है। आप कह रहे हैं कि यदि आदिवासियों की बात करें तो कहा जाता है कि नक्सली समर्थक है, तो आप तो एक तरह से नक्सलियों का संरक्षण होना चाहिए आप पे। फिर आप पे नक्सली हमला क्यों करते हैं, आपकी गाड़ी क्यों जला देते हैं? मैंने नक्सलवाद को भारत से कैसे ख़त्म किया जाए इस दिशा में मैंने पिटीशन लगाई, तो उनको लगा कि ये आदमी हमारे लिए डेंजरस है। आपने कभी सोचा किसी अच्छे परिवार की लड़की हथियार लेके घूमती हो? लेकिन तमाम आदिवासियों के बच्चियाँ जो कंधे में राइफल लेके घूमती हो, कभी देश के लिए कितनी भयंकर बात है। और वो सारे नौजवान जो बेरोजगार हैं, सरकार को जिनको रोज़गार देने की बात करनी चाहिए, उनको मुख्य धारा में लाने की बात करनी चाहिए, तो उनके साथ आप गोली और बारूद की आप बात करोगे, उनको मारने काटने की बात करोगे, तो उनके अंदर बगावत होती है। और नक्सलवादी चाहते हैं कि इसी तरह की बगावत, अगर आप सोचिए देश में कम से कम 30 से 40 हज़ार नक्सली हैं जी। 75,000 तालिबानियों ने वहाँ की अमेरिकी गवर्नमेंट को 20 साल के शासन को उखाड़ फेंका। जिस दिन ये 2 लाख हो जाएंगे यार, तो क्या होगा? आपकी स्थिति खराब हो जाएगी, ना आपकी सेना का मुकाबला कर पाएगी, ना पुलिस उसका मुकाबला कर पाएगी। तो कैसे होगा? इसलिए होगा कि उन इलाके में गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है। उस इलाके में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर को आपको डेवलप करना है, एजुकेशन को डेवलप, वहाँ पे कुछ है नहीं। वहाँ पे तो सोमालिया, बोस्निया जैसे हालात। आपने मेरे यहाँ बैगाँव का स्थिति देखा होगा। मध्य प्रदेश में तो नक्सली समस्या है ही नहीं, ऐसा कहा जाता है। केंद्र सरकार ने कहा नक्सली मुक्त राज्य हो गया, कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़। मध्य प्रदेश में जो सरकार है बहुत स्लो काम करती है जी। सरकारी धन का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसे बेसिक, ये तो कास्टिज्म की पॉलिटिक्स होती है। मध्य प्रदेश जो है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, सबसे ज़्यादा भुखमरी, गरीबी वाले राज्य हैं। ये तो कभी डेवलपमेंट की पोजीशन में ही नहीं है, मतलब इसको अपन प्रगतिशील राज्य की कल्पना में इनको शामिल ही नहीं कर सकते। अभी तो ये तो 12 स्टेज पे अंकुरित हो रहे हैं। और इसके 52 जिलों में आप देखो, 52 के 52 जिलों में क्या स्थिति। पूरे मध्य प्रदेश की जो स्थिति है उड़ता पंजाब जैसी है। सारे गांव-गांव में शराब बिक रही है, रेत खोद रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, ये स्थिति मध्य प्रदेश। तो आप ये कह रहे हैं कि आप वंचितों की लड़ाई लड़ते थे, इस कारण आप पर इतने मामले दर्ज हुए। जी जी। तो फिर चुनाव कैसे लड़ा? क्या सपा ने आके कहा कि भैया आइए हमारे चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ लीजिए? एक ही कॉलेज होता था बालाट में और एक ही लड़कियों का कॉलेज होता था। आप सोचो, लांजी पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक लड़कियों का स्कूल है, 50% आबादी। तो उसको लेकर जब मैं आंदोलन किया तो कांग्रेस के लोगों को लगा कि ये आदमी बहुत तेज़ी से उभर रहा है, इसको निकाल पार्टी से। मुझे पार्टी से निकाल दिया।
फिर उसके बाद मैं कांग्रेस से निकल के कुछ दिन मुंजारी जी के साथ रहा। जी। तो जनता दल में वीपी सिंह जी की गवर्नमेंट आई। फिर मुंजारी जी का हमारा काफ़ी कुछ मतलब वैचारिक, क्योंकि समान दोनों आक्रामक थे तो उनको लगा कि ये तेज है। फिर वहाँ से भी हमारा पत्ता कट हुआ। फिर वहाँ से हम मुलायम सिंह जी की पार्टी में मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। फिर वहाँ से मैंने काम शुरू किया। तो मुलायम सिंह जी की पार्टी में भी लगातार मेरा 2 बार तो NSA लगा मुझ पर और कई मुकदमे लगे, कई दिनों तक मैं जेल में रहा और जेल से फिर मैं चुनाव जीता। फिर सपा से आपके रिश्ते ख़त्म कैसे हुए? उसके बाद सपा ने मेरे से किनारा कर लिया, मुझे पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि वो मामला उनका आय से अधिक संपत्ति का पूरा मतलब समझ लीजिए सेटिसाइड हूँ। मनमोहन सिंह जी और प्रोफेसर रामगोपाल तो मेरे पार्टी का निष्कासन लेटर लेके सोनिया जी के पास गए कि हमने किशोर समृद्धि को निकाल दिया, जिसने राहुल गांधी के ऊपर बलात्कार का मामला लगाया। लेकिन आपके जानकार आपको बोलते हैं कि वो तो खुद भस्मासुर साबित हो जाते हैं, चाहे कांग्रेस में रहे हों, फिर सपा पे आए हो, चाहे बसपा पे आए, अपने ही लोगों पर आरोप लगाते हैं। साहब एक बात बताइए, मुझे क्या पड़ी है? मैं कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हूँ? मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं कानून को जानता हूँ और एक जागरूक नागरिक हूँ। और जागरूक नागरिक का मतलब नहीं कि मुझे बोला मैं पत्रकार हूँ या बड़ा भारी वकील हूँ। मुझे वो सारे राइट्स एक जो सिविलियन को होने चाहिए, वो राइट्स की मेरे पास बेहतर जानकारी है और उसको लेकर मैं लड़ता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि मेरे आंखों के सामने कुछ हो रहा है, मुझसे ना तो गलत देखा जाता ना। मैं टीचर का बेटा हूँ, आपको पता होना चाहिए। मेरा परिवार 300 रुपये में चलता था, आज भी मेरा रहने के लिए घर नहीं है जी। तो मैं बहुत ही कमज़ोर परिस्थिति में राजनीति में और लोगों का विश्वास मैंने जीता हूँ। अब मैं विश्वास जीता हूँ, मैं अपने घर के बाजू में सट्टा चलने दूँ? एक ऐसा संभव है? या तो मैं हफ्ता लूँ। पूरे जिले में शराब बिक्री, कलेक्टर SP सब पैसा लेते हैं, पूरे प्रदेश की स्थिति है, सब लोग पैसा लेते हैं। आप जनता में कह रहे हैं कि जनता का विश्वास जीता है, फिर क्या वजह है कि एक उपचुनाव के बाद किशोर समृद्धि कोई चुनाव नहीं जीते? इसलिए कि 10 साल तो मुझ पर बैन लग गया चुनाव लड़ने का। जी। दूसरी बात, मेरा जो चुनाव वहाँ पे हुआ, दूसरा चुनाव तो स्पेशली मुझे टारगेट करके चुनाव लड़ा गया। वहाँ पे शराब माफिया ने जो BSP का एक उम्मीदवार खड़ा किया, पर्टिकुलर उस कुर्मी जाति का, जो कुर्मी जाति मेरे साथ सपोर्ट भी थी, उस उम्मीदवार के खड़े होने से 14,000 वोट का मुझे लॉस हो गया। और मैं उसको समझ नहीं पाया कि मैं राजनीति में उस दौर में इतना परिपक्व था नहीं, मैं उसकी पॉलिसी को समझ नहीं पाया। और मैंने सोचा कि जनमत तो मेरे साथ है और मैं 14,000 साढ़े 4,000 वोट और मेरे को मिलता, मैं चुनाव जीत जाता है। तो 2019 में तो आप परिपक्व हो चुके थे ना? 2019 में मैं जो है अपनी मदर को मैंने चुनाव लड़ाया, लेकिन मेरा वो 6 साल का जो टर्म कंप्लीट नहीं हुआ था जी। 2000, तो मैंने मदर को लड़ाया, जिसमें आप अयोग्य घोषित कर दिए गए थे 6 हाँ, साल 6 साल के लिए मैं अयोग्य घोषित किया। और दूसरी बात याद होगा कि चुनाव या युद्ध है, बिना संसाधन के नहीं जीता जा सकता। 10 साल यदि आप ट्रैक से बाहर हो जाओ, आपकी ट्रेन पलट जाए तो उसको ठीक करने में बहुत समय लगता है। तो क्या यही वजह थी कि आपने चुनाव आयोग से कहा कि या तो मुझे पैसे दे दीजिए चुनाव लड़ने के लिए, या फिर मुझे किडनी बेचने की अनुमति दीजिए? हाँ, तो किडनी बेचने पे तो उन्होंने कहा कि भाई अंगों को बेचना अपराध है, वो तो हम परमिशन देंगे नहीं। सवाल मैंने ये बताया कि चुनाव इतने महंगे हो चुके हैं, आपको यदि इलेक्शन जीतना है तो 1 लाख रुपये पर बूथ मैनेजमेंट होता है विधानसभा में। 273 बूथ यानी 2,73,00,000 रुपये तो आपको सिर्फ पैरेलल फाइट में लगेगा। सिर्फ चुनाव लड़ना है तो 10,000 रुपये पर बूथ। सिर्फ आप दिखोगे बाजार में कि आप लड़ रहे हो चुनाव, लेकिन आपकी कोई हैसियत नहीं होगी। तो चुनाव में इस समय चूँकि पूंजीवादी व्यवस्था है, तो मध्य प्रदेश में चुनाव तो ये समझ लीजिए पैसा, शराब, इसका एक ये हो गया। चूँकि यहाँ की पब्लिक जागरूक है नहीं। अब केजरीवाल जैसा दिल्ली का इलेक्शन है, दिल्ली में जनता जागरूक है, पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ तो वोट के लिए शराब और पैसा मांगते हैं, फिर काम के लिए 5 साल और परेशान करते हैं। लेकिन क्या वजह है कि समृद्धि जी विधायक बन जाते हैं, मांगें पूरी नहीं होती हैं तो तालाब में कूदने पहुंच जाते हैं? लोग कहते हैं कि वो ऊल जलूल हरकतें इसलिए करते हैं ताकि सुर्खियों में बने रहें और मीडिया की नज़रों में आ जाएं। देखिए साहब, मैं मध्य प्रदेश में पहला MLA था जिसने चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ 3 बार प्रिविलेज मोशन लाया। कोई एक MLA बताओ जिसने प्रिविलेज मोशन लाया हो। मध्य प्रदेश की विधानसभा में सर्वाधिक अपात्र लोगों की नियुक्ति है, सीधी भर्ती है वहाँ पे। उनके खिलाफ मैंने मोर्चा खोला, वहाँ से कई कर्मचारियों को मैंने निकलवाया जो विधानसभा में मैनेजमेंट करते थे। और विधानसभा में बैलगाड़ी से गया, बैलगाड़ी से मेरे यहाँ सड़कें नहीं थी। आपको याद होगा कि 1989 से लेफ्टिस्ट इंटीग्रेटेड वर्क्स जो वामपंथियों के क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए योजना है, उसमें पहली बार मेरे इलाके में भारत सरकार ने उस बैलगाड़ी की वजह से 288 करोड़ रुपए दिया, सड़कें बनी। मेरे यहाँ बिजली नहीं होती थी, पता होगा आपको, बालाघाट से बिजली आती थी। जब मैं MLA बना तो 172 का मैंने सबसे पहला सब स्टेशन बोलेगांव में स्थापित करवाया जी। और किशोर समृद्धि बोल रहा है कि मेरे क्षेत्र की मांग पूरी नहीं होगी तो मैं जल समाधि ले लूँगा। तो ये कहा कि उल जल, मैंने एक मांग रखा, मैं गया तालाब के भीतर,
मेरी समस्या हल करो। तो सरकार ने उसी प्रेशर में सारे काम किए। मेरे यहाँ स्कूलें होती थी, उसमें बल्लियाँ टंगा के, ऐसी बांस की बल्लियाँ लगा के बच्चे वहाँ पढ़ते थे, कभी भी छत टपक सकती थी। मेरे यहाँ एक गाँव होता था बेला, वो हर साल बाढ़ में डूबता था। मेरे को उसके केटीवेयर के इन्हीं कट के उसके स्पान कट करवाना था। मैंने महाराष्ट्र सरकार पर प्रेशर बना के उसके स्पान कट कराया, आज तक वो गाँव नहीं डूबता। तो काम मैंने बहुत किया हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि आप मुद्दे उठाते जी। हैं, आरोप भी लगाते जी। हैं, लेकिन उनको अंजाम तक नहीं पहुंचाते। चाहे नोट के बदले वोट का मामला आपने उठाया हो, विधायक रहते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया, वो भी अधर में लटका है। ऐसे आपके तमाम आरोप हैं, याचिकाएं हैं जो अंजाम तक नहीं पहुंची। आप पलट जाते हैं, बीच से पलटू राम हो गए हैं। साहब जी देखो, मैंने एक पिटीशन लगाई डीबी माल के खिलाफ, याद होगा आपको, 2009-10 में। वो पिटीशन भी 4 दिन पहले, एक सप्ताह पहले हाई कोर्ट में सुनवाई में आई। चीफ जस्टिस को जब मैंने चिट्ठी लिखा तब सुनवाई में आई। गौरी शंकर बिसेन का मैटर याद लेकिन होगा। शुरुआत का मामला कहाँ तक पहुँचा? शुरुआत का मामला, आप कोर्ट का स्थिति बड़ी ख़राब है, वकीलों की स्थिति बड़ी ख़राब है। वकील आपका एक बार किसी चीज़ को बार बार उसको लगाना पड़ता है, बार बार पेश करना पड़ता है। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि आजकल मुकदमे लड़ने के लिए बड़ी फीस लगती है। अब हमारी तो ये स्थिति कि अपनी सुधारें कि वकील को फीस दें, मतलब इतनी ख़राब स्थिति में हम लोग अपना फाइट करते हैं। तो अब एक ही तरीका रहता है वकालत अदालतों में जाने का। चूँकि हमारे पास एक पार्ट नहीं है, हम असेंबली के सदस्य नहीं हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, तो हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। एक तो जन आंदोलन होता है, दूसरा मीडिया होता है, तीसरा हमारे पास न्यायपालिका होती है। इस न्यायपालिका इस माध्यम कई मामलों में हमने देखा है न्यायपालिका आप जाते हो, वो न्यायपालिका उल्टे आपकी याचिका खारिज कर देती है, आप पर जुर्माना भी लगा देती है। तो ठीक है ना साहब, अभी वो सक्षम है, वो लोग ताकतवर हैं। यही स्थिति होती थी मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं होते थे। याद करो, अमित शाह को जस्टिस कुरैशी ने क्या किया था, गृह मंत्री होते उसके ऊपर आरोप लगाया, वो भागता फिरा। तो किशोर समृद्धि जी की ये लड़ाई आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी? बिल्कुल देखिए, जब तक जिंदे हैं हम देश कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, भावनाओं से नहीं चलता। तो जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान है उसके सामने सारी सरकारें बौनी है। जैसे सरपंच होता है, सरपंच की हैसियत क्या होती है, धारा 40 में कोई भी एमएलए उसको टर्मिनेट कर देता है, क्योंकि पंचायत एक्ट का विधायक को ज्ञान होता है, सरपंच को नहीं होता है। लेकिन राज्य सरकार को धारा 356 में केंद्र सरकार निपटा सकती है। वही अधिकार ऊपर भारत सरकार के लोगों को पता हो कि ये सरकार का सीएम ज़्यादा उड़ रहा है, इसको हटाओ, इसको निपटाओ। तो वो ज्ञान यदि आपके पास आ गया तो राज्य सरकार आपसे डरने लगेगी। यहाँ पे जो IAS IPS है, IFS है, वो भारत सरकार के अधिकारी, उनको लगता है कि हम यहाँ के बादशाह हैं। जिस दिन आप उनके खिलाफ DOPT में जाना शुरू करोगे, आपके सामने झुकना शुरू कर देंगे। तो ठीक मैनेजमेंट है आपके पास। यदि लोग बिकाऊ हैं तो आप उनको खरीद सकते हो, लेकिन जो बिकाऊ नहीं है उसे कैसे खरीदोगे आप? तो आरोप तो लगाते रहेंगे कि आप लगा दिया, बिक गया, पैसा ले लिया। तो पैसा ले लिया तो कहीं अकाउंट में आना चाहिए, कहीं कुछ आना चाहिए, कहीं दिखना तो चाहिए पैसा लिया। तो अभी सरकार ने मेरी सुरक्षा हटा दी, किशोर समृद्धि। मुझसे क्या, कोई मैं सुरक्षा लेके थोड़ी पैदा हुआ था। आपके पास पावर हटा दी, कल मेरे पास आएगी, मैं सबके हटा के अपने पास ले लूँगा। ये तो समय की बात होती है। लेकिन आपने सुरक्षा के लिए अमित शाह को पत्र लिखा था? हाँ, मैंने लिखा था अमित शाह जी को पत्र। अमित शाह जी ने उसमें बोला था कि मेरा तो कंगना रनावत से पहले ही उन्होंने कहा था कि हम उसको देंगे। अब यहाँ की पूरी। तो आप पे जो आपराधिक मामले की बात करें, तो आपराधिक रिकॉर्ड देखा जाए जी, तो आप नेता कम अपराधी ज़्यादा दिखते हैं। मैं मुख्तार अंसारी, पप्पू यादव, आनंद मोहन, क्या बोला जाए, ढेर सारे गैंगस्टर हैं, दाऊद इब्राहिम। मैं उस तरह का अपराधी थोड़ी हूँ। मैं IAS IPS भारत सरकार, राज्य सरकार के नेताओं की पोल खोलने वाला अपराधी हूँ। तो इनकी नज़र में खलनायक हूँ, क्योंकि ये जनता के हीरो हैं। तो ये मुझे खलनायक बनाना चाहते हैं और मैं इनको जनता के बीच में खलनायक बनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सरकारी धन का दुरुपयोग है, सबसे ज़्यादा करप्शन है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार। और इनके खिलाफ यदि आवाज़ उठाना चालू करेंगे तो फिर ये मुझे खलनायक बना। तो बोला किशोर समृद्धि इतना बड़ा गैंगस्टर है, इतना बड़ा अपराधी है, तो फिर तो अपराध की परिभाषा बदलनी पड़ेगी ना। अपराधीकरण का मतलब ये है साहब कि 2 तरह के अपराध होते हैं। एक तो समाज के विरोध में अपराध और समाज को सुरक्षित रखने के लिए अपराध। ठीक है, तो उसके लिए कानूनी एक लड़ाई का माध्यम है ना, कि कानूनी लड़ाई लड़िए। आप थाने का घेराव, हथियार थोड़ी नहीं उठाने लगोगे। आप थाने का घेराव करोगे, अपराध बनेंगे। 144 188 IPC आप पे बनेगा मुकदमा। रास्ता रोकोगे, 147 48 आप पे बनेगा। जो भी आप आंदोलन करोगे, कोई ना कोई कानून का वायलेशन होगा। ये मामले अलग हो गए, लेकिन आप पर तो 307 तक के मामले दर्ज हैं, हत्या के प्रयास के तक के मामले दर्ज हैं। तो उनको कैसे लोगे आप? तो
भाई वो राजनीतिक आंदोलन से थोड़ी नहीं उपजे। मेरी बात, मेरे 100 कार्यकर्ताओं ने एक एसडीएम को मारा जी। उसकी गाड़ी जला दी, हम्म। उसमें मेरा क्या रोल? मैं तो जाके मारा नहीं उसको। मैं तो उस समय लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, मैं तो नामांकन फाइल कर रहा। जब मैं आया लौटा तो मेरी गिरफ्तारी हो गई इसमें, मेरे को उस केस में सजा भी हो गई। तो उसमें तो मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था ना। कौन लोग हैं वो जो नहीं चाहते हैं कि किशोर समरीते दोबारा लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचे? वो तमाम वाइट कलर लोग हैं जिनके उल्टे सीधे धंधे हैं। वो नहीं चाहते कि आदमी, देखो बालाघाट जिले में बहुत सी ऐसी बातें हैं। बालाघाट से अब एमएलए एमपी बनना इतना आसान नहीं है, इसलिए नहीं है आसान कि अब वहाँ तो सीधा बाहुबल है कुल मिला के, या तो जाति है या धन बल है। मेरे पास जाति नहीं, मेरे पास धन बल नहीं है, तो फिर मेरे पास अपनी ताकत है। लेकिन 2007 में आपने सारे जातिगत समीकरण तोड़ के ही तो चुनाव जीता था। तो अभी 2024-23 में भी जीत के बताऊंगा। मैं सारे समीकरण तोड़ के मैं जीतने वाला हूँ आपको, और कम से कम रिकॉर्ड वोटों से जीतूंगा मैं इस बार। मेरी तैयारी बहुत तगड़ी है, और मुझे लगता है कि इस बार भी मैं सिर्फ फार्म भरूंगा और रिजल्ट मेरे पक्ष में आएगा। इसी बात से तो है परेशानी सबको। क्यों देगी पब्लिक आपको वोट? इसलिए देगी पब्लिक की पब्लिक वहाँ परेशान हो चुकी है। पब्लिक को राशन नहीं मिलता, जो राशन मिलता है उसमें पत्थर मिला हुआ मिलता है। वहाँ पे बेरोजगारी चरम सीमा पे, वहाँ से भयंकर पलायन है। वहाँ कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ अस्पताल ठीक नहीं है, वहाँ के स्कूल ठीक नहीं है, वहाँ पे बेरोजगारों के लिए कोई काम नहीं है। तो तमाम हाहाकार मचा हुआ है। किसानों की स्थिति बेहतर नहीं है, वहाँ पे मजदूरों की स्थिति बेहतर नहीं है, और पूरा प्रशासन बिका हुआ है। रेत बिक रही है, गाँव में शराब बिक रही है, जुआ हो रहा है, सट्टा हो रहा है, पूरा अराजकता का माहौल है। तो जनमत कहाँ जाएगा, जनता कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी भाई? तो आपको लग रहा है कि लोग नाराज होंगे तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है तो मुझे ही वोट देंगे? नहीं, मैं तो अपने काम में लगा रहता हूँ, वो कुछ नहीं, मेरा अपना काम है। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है तो मैं तो चीफ सेक्रेटरी की भी और डीजीपी की भी मैं बत्ती कर देता हूँ कि भाई आप मेरे क्षेत्र में ये नहीं हो रहा है, आप इसको करो, इसको। मैं तो 2 बार डीजीपी को सस्पेंड करने के लिए लिखा, चीफ सेक्रेटरी को सस्पेंड करने के लिए लिखा बालाघाट के मुद्दों पर। तब तो जाके वहाँ बड़े मुश्किल से भी डीएम बदला है। अभी 7-8 फर्जी इनकाउंटर हुए हैं बालाघाट में। आप सोचिए, अभी छत्तीसगढ़ में एक सीआरपी के लोगों ने, सीआरपीएफ के लोगों ने जो फर्जी इनकाउंटर किया, उसमें जस्टिस विवेक अग्रवाल ने अपना दिया है कि उसमें कोई वो माओवादी थे नहीं, सारे आदिवासी थे। बालाघाट में भी ये स्थिति, बालाघाट में क्या युद्ध जैसी स्थिति है? आप पकड़ के मार रहे हैं उनको। लेकिन लोग तो कहने लगे हैं, राजनीति में जो आपके समकक्ष थे, आपके साथ आए थे, कि वो सिर्फ चिट्ठीबाज और याचिकाबाज नेता बनकर रह गए। अच्छा, जनता की लड़ाई कुछ नहीं लड़ते। अच्छा, चिट्ठी किसके लिए लिखी जाती है? किसके लिए लिखी जाती है? खबरें किसके लिए लिखी जाती है? ये क्या करते हैं? ये कभी किया कि एक हाथ किसी के लिए धरना किया, प्रदर्शन किया, कोई आंदोलन किया? हम तो धरना भी करते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, चिट्ठी भी करते हैं, याचिका भी लगाते हैं। जब सिस्टम हमारे खिलाफ होगा तब हमें उसमें कितना रिलीफ मिलेगा। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो अब जो IAS IPS उनको लगता है मैं कमाने दूँ, उनसे हिस्सेदार बन जाऊँ तो मेरे ऊपर जो आरोप है वो बंद हो जाएंगे। लेकिन आप तो हर IAS IPS जो आपके क्षेत्र में जाता है उसके खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। सब भ्रष्ट हैं क्या? नहीं, मेरा कहना भ्रष्ट है ना। भारत में जो भारत सरकार स्विस बैंक की बात करती है ना, कि स्विस बैंक में 20,700 करोड़ रुपए जमा है, 2.55 करोड़ अरब फ्रैंक, वो पैसा होता है 20,700। उससे ज़्यादा पैसा तो मध्य प्रदेश के IAS IPS लोगों के पास में है, IPS IFS लोगों के पास में है। भारत सरकार यही कार्रवाई कर दे तो पूरा कर्जा यहाँ का खत्म हो जाएगा। तो ऐसे सतहीन आरोप लगाने से थोड़ी कुछ होगा। नहीं, तथ्य भी होना चाहिए। नहीं, तथ्य है ना। अभी देखिए, मैंने ये जो बरखेड़ी खुर्द में, आप जाना, एक भोपाल में बरखेड़ी खुर्द गाँव है, वहाँ पे एक विशर फार्म कॉलोनी है, वो समझ लीजिए टाइगर है, इसका रिजर्व टाइगर क्षेत्र का एरिया है। तो इनने तो पूरा लूट खाया। तो मेरी बात सुनिए, मध्य प्रदेश में सुनो मेरी बात, एक लाइन सुनो। मध्य प्रदेश में कलेक्टर और SP बड़ा माना जाता है और MLA MP छोटा माना जाता है। जनता की ये समझिए, जनता के लोग, आप देखना कहीं मैच होगा, कहीं कुछ होगा, IAS IPS को बुला के गर्वान्वित महसूस होते हैं, थानेदार को बुला के उद्घाटन, जबकि सिविल सर्विस कंडक्ट रूल में लिखा हुआ है कि ये कहीं हार नहीं पहन सकते, ये जनता से स्वागत नहीं करवा सकते, शासकीय सेवक हैं जनता। तो इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार है क्या, नेता जिम्मेदार? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पूरी फिल्मों में आप देखो, पूरी फिल्मों में नेता को खलनायक दिखाया जाता है। पूरी फिल्मों में कोई एक आध फिल्म बनी जिसमें अधिकारी खलनायक है, एक आध फिल्म बनी जिसमें न्यायाधीश खलनायक है। क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा जनता के वोटों से जीतने वाला नेता है, जनता के लिए काम करने वाला नेता है। तमाम नेता भ्रष्ट तो नहीं होते हैं, लोक सेवक होते हैं, जनता के वोट से। ये कौन अधिकारी अपने घर में किसी को चाय पिलाते हैं, किसी को 2 रुपये की मदद करते हैं, कोई न्यायाधीश करता है किसी को? लेकिन शुरू हो गया, उनसे बढ़िया कोई आदमी नहीं, उसने ऐसा कर दिया। उसने पूरे देश में सिंडिकेट बना हुआ है न्यायपालिका का और कार्यपालिका का। ये व्यवस्थापिका को कोलैप्स करना चाहते हैं। अब विधानसभा और लोकसभा साहब जनता की आवाज़ उठाने के स्तंभ नहीं बचे, बिल पास कराने के वो बन गए, केंद्र बन गए हैं। तो जनता की आवाज़ उठाने वाले लोग तो चाहिए ना आपको।
आप नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा बताइए। आपका कानून पर भरोसा नहीं है? नहीं, कानून पे भरोसा है, लेकिन जो सबसे बड़ा सिस्टम है, देखो मैं एमएलए था, मैंने 65,000 चिट्ठी शिवराज जी को लिखी। शिवराज जी मुझे बोला कि भाई किशोर समृते, ये काम जो तुम मुझे लिख के भेजते हो, ये काम तो तुम पटवारी से भी करवा सकते हो। मैंने बोला साहब देखो, मैं जनता की वोट से जीता हूँ और जनता की वोट से आप जीते हो। ये तमाम लोग पीएससी, यूपीएससी, व्यापम से आए हैं, इनका कंट्रोल चीफ सेक्रेटरी के पास है। चीफ सेक्रेटरी आपके अंडर ये में। सही है ना, जो मेरी बात पटवारी सुनिए। का काम है वो मेरी पहले पटवारी बात- करेगा। नहीं, आप नहीं, उसके लिए मेरी- सीएम को नहीं, चिट्ठी नहीं, लिखोगे, नहीं, 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 मेरी 65,000 क्या, नहीं, नहीं, 70,000 लिख दीजिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। मेरा कहने का मतलब आपकी ब्यूरोक्रेसी पे पकड़ नहीं, इसलिए तो पटवारी बेलगाम है, इसलिए तो तहसीलदार बेलगाम है, इसलिए तो एसडीएम बेलगाम है। अब मैं उसके पास जाऊं, उसका कॉलर पकड़ूं, उससे लड़ूं और फिर मेरे ऊपर मुकदमा बने, उससे अच्छा मैं एक चिट्ठी लिखूंगी, भी आपका पटवारी काम नहीं कर रहा, आप उसको ठीक करो। लेकिन समृता जी तो सब पर ही सवाल उठाते हैं, राहुल गांधी पे सवाल उठाते हैं, अखिलेश यादव पे सवाल उठाते हैं, मायावती पे सवाल उठाते हैं, भाजपा पे सवाल उठाते हैं। तो आगे का भविष्य क्या? बिना राजनीतिक दलों के चलेंगे एकला? आप बोल रहे हो बड़े भारी दल हैं, याद करो 77 में इमरजेंसी के खिलाफ आवाज़ उठाई, किसने उठाई? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की दोनों किडनी खराब थी, व्हील चेयर पर चलते थे। एक व्हील चेयर पर चलने वाला आदमी, दोनों किडनी खराब होने वाला आदमी, उसने क्या किया? पूरी सरकार पलट दी, इंदिरा जी की सरकार को पत्ते में उड़ा दिया। और अभी देखो 2014 में अन्ना हजारे 85 साल का आदमी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। मनमोहन सिंह की सरकार को करप्शन के मामले में 2G स्पेक्ट्रम, कोल ब्लॉक आवंटन में उसके आंसर ने इतना बदनाम कर दिया कि भारत का प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह वो जनता के असंतोष को रोक नहीं पाया। मतलब वो सरकार इतनी बदनाम हो गई इसके अनशन तो से। फायदा किसको मिला? बात भाजपा उसकी को? नहीं, मैं आपसे बात बता रहा हूँ, एक ताकत। आपने बोला ना कि एक आदमी क्या कर सकता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जयप्रकाश नारायण ने क्या किया? अन्ना हजारे के पीछे कोई नहीं था। मेरी बात सुने, अन्ना वो तो बाद में आते हैं ना लोग, पहले थोड़ी आते हैं। अन्ना हजारे का संघर्ष आप देखो ना कहाँ से, उसने महाराष्ट्र से शुरू किया, शशिकांत सुतार से उसने अपना आंदोलन शुरू किया। वो उससे पहले उसका क्या नाम था, जो वहाँ का दिल्ली पुलिस कमिश्नर GR खैरनार को भी उसने सपोर्ट किया। तो एक आंदोलन की काम तो करना पड़ेगा ना साहब आपको। काम यदि आप नहीं करोगे, आप सोचो नहीं साहब हमको तो एक छायादार पेड़ चाहिए, शिवराज जी के साथ में रहो और छत्ता उड़ा के रहेंगे, शिवराज जी और बाहर कर देंगे तो आपका काम खत्म। तो आपको शिवराज से लड़ना है, सीएम बनना है तो शिवराज से लड़ना पड़ेगा, कमलनाथ से लड़ना पड़ेगा, पीएम बनना है तो मोदी से लड़ना पड़ेगा। तो समृता जी का सफ़र जी विधायक का नहीं, सीएम बनने का है। मेरा अभी कुछ नहीं है, पर मेरा तय है कि मैं इस मध्य प्रदेश में रूल करूंगा। ये देखना, आप दिखाऊंगा मैं आपको। वो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, मेरा अभी पार्टी भी रजिस्टर्ड होने की स्थिति में है, आएगी और मैं ठीक कर दूंगा। कोई बहुत ये कुछ नहीं है तो पत्तों की तरह उड़ जाएंगे ये कितना भी। आप तो कह रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, फिर पार्टी कहाँ से चलाएंगे? पार्टी चलाने के लिए जनसहयोग से चलेगी ना पार्टी। कोई जुए वाले सट्टे वाले से थोड़ी लेंगे पैसे। नर्मदा घाटी विकास का पैसा थोड़ी कमाएंगे हमको। 30,000 40,000 करोड़ के टेंडरों में थोड़ी कमीशन खानी होगा। ये सब काम नहीं करना हमें। हम तो जनता के बीच जाएंगे। हमारे जैसे ये लोग राम मंदिर के लिए चंदा लिए, हम नहीं ले सकते? तो गांव-गांव में मटकी भिजवाई, इन्हें कलश भिजवाया, ईंटें भिजवाया, तो वो भी तो काम हम कर सकते हैं। जनता जब इन्हें दे सकती है, हम नहीं देगी? मध्य प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए, देश को बेहतर बनाने के लिए देगी। एक विजन होना चाहिए आपके पास। आप पत्रकार हैं। तो समृता जी के मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे होंगे, हमें देश को वो नहीं बनाना है विश्व गुरु, बिना चेले का ही गुरु। कोई चेला नहीं आपका विश्व गुरु बन रहा है। हमें अपने देश को अमेरिका से, फ्रांस से, चीन से ताकतवर बनाना है। हमारा विजन बड़ा है, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से और तमाम चीज़ों से हम सब दुनिया में सबसे ऊपर बढ़ना चाहते हैं। हम सिर्फ बातें नहीं करना चाहते। इसमें कितनी सच्चाई है कि आप चुनाव जीतने के लिए, विधायक बनने के लिए, सीएम बनने के लिए बलि चढ़ाते हैं? सर बलि, देखो बलि डिफरेंट चीज़ है। हम हिंदू लोग हैं, जैसे मुस्लिम समुदाय है वो भी बकरीद मनाता है। हर धर्म की अपनी अपनी परंपरा है। जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, कद्दू की भी बलि दे देते हैं, नींबू की बलि दे देते हैं। तो आप भी चमत्कार के ही कारण विधायक तो नहीं बन गए? नहीं, मेरा तो बहुत संघर्ष है जीवन में। मतलब ये समझ लीजिए कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ से, हम लोग 5 भाई बहन का परिवार, हमारे फादर 300 रुपये मिलते थे हमारे फादर को, टीचर थे। आज भी हमारा घर नहीं है। और जब मैं राजनीति में आया तो सोच लो मैंने चावल से लेकर, शक्कर से लेकर हर चीज़ का संघर्ष किया। और गांव के नेता मेरे फादर का बार बार ट्रांसफ़र कराते थे। उस ट्रांसफ़र को रुकवाना, चूँकि हमारा घर 2 हिस्सों में बढ़ जाता था, फादर कहीं हम कहीं, तो लोगों का जो टार्चर की वजह से मैं राजनीति में आया। तो कभी उन्होंने नहीं कहा कि राजनीति में मत जाओ?
ये फादर भी थोड़े से तेज थे, वहाँ टीचर थे, तो स्वभाव उनका सूरज अब तेज। तो आपकी माँ भी राजनीति में है। मेरी माँ नगर पालिका की अध्यक्ष दो बार बन गई, हम्म। और काफ़ी लांजी को हमने काफ़ी कुछ किया, ठीक ही किया। जो छोटा सा गांव उसको उसका स्वरूप बालाघाट जिले में बेहतर ही बनाया। फिर अपनी नगर पालिका को रोल मॉडल क्यों नहीं बना देते? रोल मॉडल मैंने बनाया, वहाँ CCTV कैमरे लगवाए और ट्रैफिक सिग्नल लगवाया मैंने, और मेरे पूरे विकास कार्यों को राज्य सरकार ने रोका। मैंने नल जल योजना लाया, पता नहीं क्या क्या, मैंने कितने सारे काम किया, 3000 से ज़्यादा तो मकान दिलवाया मैंने। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का मतलब फर्स्ट फेज में मुझे लाभ मिला, लेकिन राज्य सरकार ने उस गांव को डेवलप बनाने की दिशा आप एक तरफ कह रहे फर्स्ट फेज में आपको लाभ मिला, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सरकार ने ही रोका। क्यों रोकेगी सरकार? नहीं, सरकार इसलिए रोका है कि सरकार ने उससे लगी हुई दूसरी नगर पालिका जैसे मलाजखंड है, बालाघाट है, वाराशुनी है, कटंगी है, तो उनको डेवलप, वहाँ का जो आपका लीडरशिप है वो कमज़ोर है। तो अगर ये बढ़ जाएगी तो उनकी बदनाम, मतलब ये मेरे को तो समझ नहीं आता कि विकास रोकने की बालाघाट जिले में अजब परंपरा है, इसलिए कि वहाँ का जो राजनीतिक है वो जातिवादी है। वो संघर्ष करना नहीं चाहता, वो अफसरों की चापलूसी करके नेता बना रहना चाहता, तो वो नेता कम दलाल ज़्यादा है। जातिवाद की राजनीति तो आप भी करते हैं। यदि कोई समाज पे कोई एक नेता टिप्पणी करता है तो आप उसका विरोध करते हैं और 1 करोड़ का इनाम घोषित कर देते हैं। इस पे किया मैंने राहुल गांधी पे। राहुल गांधी पे जो वो साहू समाज पे जो टिप्पणी किया था जी, मैंने उस पर इनाम तो नहीं, मैंने तो उसको आपने कहा था जो जूता मारेगा 1 करोड़ रुपए दूंगा। हाँ, ये तो बोला था मैंने, ये बात तो बोला था मैंने साहू समाज को लेके, पिछले लोकसभा चुनाव में बोला था। ये तो मेरी गलती है, मैं मानता हूँ इस बात को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे किशोर समृद्धि, बिना लाग लपेटे बात करने वाले, बिना नफ़ा नुकसान की परवाह करने वाले। तो ऐसी हस्ती, ऐसी दबंग नेता से फिर अगली बार हम आपको मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।